हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर 10th एंड 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पेपर कैसे लिखे ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, मुझे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार कई एग्जाम बोर्ड में के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं। इवन मैं मेरे इंजीनियरिंग में भी यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा और बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं करते। उनको पता होता है लेकिन कभी कभी वो चीज को नहीं करते, जिसके कारण उनको जहां पे 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते थे उनको 4 या 4.5 मार्क्स मिलते हैं। और वो हाफ ऑफ मार्क्स हर एक क्वेश्चन का अगर आप देखते हो तो लास्ट में कम से कम 4 से 5% का फर्क कर देता है। अगर आप पूरा पेपर का क्वेश्चंस को अगर आप हाफ ऑफ मार्क्स को ऐड करेंगे तो उस हिसाब से। तो इसलिए मैं ये पूरा वीडियो लेके आया स्टूडेंट्स। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ये सारी चीजें पता नहीं चलती। आप शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये अच्छा वीडियो उनको शेयर कर रहे हैं तो वो भी आपको शेयर करेंगे। एंड वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मिस करोगे बीच में ये सोच के कि आपको बहुत सारी चीजें पता है, तो पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जहां पे चीजें आपसे आगे गलत हो सकती है। तो प्लीज इस वीडियो को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हम क्या देखेंगे। हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर चेक किया जाता है और कैसे लिखा जाए ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले, 100 आउट ऑफ 100 मिले। सो मैं वही बोलूंगा कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अब आगे मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है तो इसलिए मैं आपको पूरा इंडेक्स के फॉर्म में बताऊंगा कि इसमें हम देखने वाले कि पेपर को कैसे आपका पेपर करेक्ट होता है। दूसरी चीज, मॉडल आंसर शीट क्या होती है, मैथ्स को कैसे सॉल्व किया जाए, एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए, शॉर्ट आंसर्स को कैसे लिखा जाए, ब्रीफ आंसर्स को कैसे लिखा जाए, प्रॉब्लम्स को कैसे लिखा जाए, ऐसे को कैसे लिखा जाए। अगर आप देखते हो इसमें आपका लगभग सब कुछ कवर हो जा रहा है, तो प्लीज जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम का पेपर कैसे चेक होता है। आप अपना पेपर आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आप पेपर देते हो, उसके बाद जो वो पेपर होगा वो कलेक्ट होता है, मतलब आपने पेपर लिख दिया और इसका फर्स्ट पेपर आपका चेक होता है एग्जामिनर के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए आपको पेपर में यहां पे 100 मार्क्स का पेपर था और आपको 80 अबव मिला, क्योंकि जितना भी रिटर्न का पेपर था उसका 80% के ऊपर अगर मार्क्स मिलता है तो वो पेपर वापस चेक किया जाता है। सो आपको मिल गया मान लीजिए 95 मार्क्स। ठीक है, जब आपको 95 मार्क्स मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पेपर वापस चेक किया जाएगा और वो पेपर जाता है मॉडरेटर के पास। मॉडरेटर उस पेपर को और अच्छे से चेक करता है। अगर आपको उसमें भी 80% के ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं तो आपका पेपर चला जाएगा चीफ मॉडरेटर के पास, जो बहुत बारीकी से देखेगा और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या चीजें जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और वहां पे उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको चीफ मॉडरेटर भी आपको वो मार्क्स दे देता है तो आपको फिर पेपर में वो मार्क्स आ जाएंगे, रिजल्ट में वो मार्क्स आएंगे। तो जिन बच्चों को 100 मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, आप मान के चलिए कि उनका पेपर 3 बार चेक होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर कैसे चेक करता है, मॉडरेटर कैसे चेक करता है एंड चीफ मॉडरेटर उसको कैसे चेक करता है, ताकि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाए। और सब में मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि क्या आपको कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि एग्जामिनर को हमेशा एक मॉडल आंसर पेपर मिलता है। जैसे एग्जांपल में यहां पे बहुत लोगों को शायद ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए, बट मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे स्टेप्स के मार्क्स दिए। अगर वो ये पॉइंट दिख रहा है तो उसको हाफ मार्क्स दे दो, अगर उसका यहां तक आया तो उसको 1 मार्क्स दे दो, अगर वो ये पॉइंट दिखता है तो हाफ मार्क्स। मतलब 2 मार्क्स से क्वेश्चन को उन्होंने डिवाइड करके दिया है कि कैसे आपके मार्क्स मिलने चाहिए। तो एग्जामिनर भी लगभग इन्हीं चीजों को देख के ही वो मार्क्स देता है। तो कभी कभी हमको लगता है कि हमने पेपर में बहुत ज्यादा चीजें लिख दी, हमको मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन मार्क्स ऐसे मिलते नहीं क्योंकि आपके स्टेप्स प्रॉपर नहीं है। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये स्टेप्स कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से स्टेप्स लिखने और कौन से स्टेप्स नहीं लिखने। मैं सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये होता है पहले तो आपको मॉडल आंसर शीट जो एग्जामिनर को मिलता है और जिसके बेस पे उसको ये चेक करता है आपका पेपर। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूं कि स्टेप्स का क्या। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको 2 पार्ट में दिखा रहा हूं। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। किसी बच्चे को मान लीजिए 2 बच्चे, एक y वाला और एक x वाला। y वाले ने सॉल्व किया 4 + 6 + 8, ठीक है, एंड उसके बाद उसने आंसर लिख दिया 18। नो डाउट यहां पे उसका आंसर करेक्ट है, उसको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। लेकिन जब ये पेपर मॉडरेटर के पास जाएगा और चीफ मॉडरेटर के पास जाएगा तो उसके मन में एक बात आएगी कि शायद कुछ स्टेप्स मिसिंग है। और वो स्टेप्स क्या है? तो अगर किसी बच्चे ने कुछ इस तरीके से लिखा 4 + 6 + 8, जिसको पहले लिखता है 10 + 8 एंड फिर लिखता है 18,
तो अगर आप देखते हो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से स्टेप्स लिखने हैं, कौन से स्टेप्स नहीं लिखने, वो आपका माइंड बताता है। जब कभी भी आप कोई भी पेपर लिख रहे हो, आपके दिमाग में जो स्टेप्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके दिमाग में आया 4 + 6 + 8, अगर आप देखते हो जब आपको ये एडिशन करना था 18 के लिए, सबसे पहले आपके दिमाग में 2 नंबर ऐड हुए, 4 + 6 जो 10 हुआ, और उसके बाद आपने +8 किया जो आपको फाइनल आंसर 18 दिया। तो बीच में एक स्टेप आया था 10 + 8, जिसको आपको लगा कि शायद एग्जामिनर को तो इतना पता रहेगा, लेकिन नहीं, आपको वो भी स्टेप्स लिखने हैं। तो इसलिए जो की पॉइंट है, राइट ऑल स्टेप्स विच आर इन माइंड टू, आपके दिमाग में जो चीज चल रही है उनको भी लिखो। कंडीशन ये है कि वो आंसर से रिलेटेड होने चाहिए, तो इस चीज को याद रखिए। तो यहां पे एग्जामिनर आपको पहले आउट ऑफ मार्क्स देगा, मॉडरेटर तक जाते जाते वो बोलेगा एक स्टेप मिसिंग है, इसलिए वो मार्क्स काट देगा। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से लिखते हो तो एग्जामिनर भी आपको आउट ऑफ मार्क्स देगा एंड मॉडरेटर भी आपको आउट ऑफ मार्क्स देगा, क्योंकि कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं है अगर आपका आंसर करेक्ट है। पहला कंडीशन ये है। अब दूसरी बात करते हैं कि एमसीक्यू कैसे लिखना है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, द स्टार इन अवर सोलर सिस्टम इज, बहुत सिंपल, फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी एमसीक्यू मैंने दिया यहां पे। तो पहला आंसर, पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन बी मून है, फिर तीसरा जुपिटर वीनस, मतलब सन मून जुपिटर वीनस, और सबको मालूम है इसका आंसर सन है। तो अब इसको कुछ लोग ऐसे लिखते, कुछ लोग सिर्फ लिख देते ए, कुछ लोग लिख देते सन, और कुछ लोग पूरा स्टेटमेंट लिखते द स्टार इन आवर सोलर सिस्टम इज सन, और उसको अंडरलाइन करते। मेक श्योर कि अगर आप गलत वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब मान लीजिए गलती से सन के नीचे मैंने सिस्टम के नीचे अंडरलाइन कर दिया, तभी भी आपके आंसर को गलत मान दिया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन के नीचे ही आपको अंडरलाइन करना है। एंड इस अगर कुछ बच्चे इस तरीके से लिखते हैं तो जो मार्क्स मिलेंगे वो मार्क्स सिर्फ ये थर्ड वाले को मिलते हैं। सो कभी भी इस तरीके से ना लिखे कि सिर्फ ऑप्शन का नाम या सिर्फ वो वर्ड लिखे, हमेशा लिखिए। बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन फिर भी यहां पे लगभग 20% बच्चे ये गलती कर देते हैं, तो ये गलती ना करें। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर्स को कैसे लिखे। शॉर्ट आंसर्स का सिंपल मतलब होता है जो 1 लाइन से लेके मल्टीपल लाइंस के बीच में हो सकते हैं। इसका की पॉइंट ये है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसका डबल आपको पॉइंट्स लिखना है। देखिए मार्क्स इंटू 2 आपको पॉइंट्स लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 6 पॉइंट लिखने हैं। एंड मेक श्योर दैट पॉइंट्स आर वैलिड। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो या बार बार उसी पॉइंट को रिपीट करके दूसरा पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। 6 वैलिड पॉइंट, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 4 पॉइंट लिखने चाहिए, अगर 1 मार्क्स का पूछा है तो 2 पॉइंट आपको लिखने चाहिए। इस चीज को याद रखिए। एंड अगर पॉइंट नहीं बन रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टर्म को डिफाइन करने को बोल दिया, उतने पॉइंट नहीं बन रहे हैं, सो ऑलवेज राइट देयर फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन द टर्म्स। ये बहुत अच्छा तरीका है जो कई बच्चे नहीं कर पाते, अपने आंसर को करेक्ट करके बड़ा करना, ताकि वो पॉइंट भी बने प्लस मार्क्स भी मिले। मैं इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लीजिए आपको वेलोसिटी डिफाइन करने को बोला 1 मार्क्स के लिए, तो लोग लिखेंगे वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, या कभी कभी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहां पे अगर आप देखते हैं, ये तो हो गया डेफिनेशन। उसके बाद फॉर्मूला मैंने लिखा v इज इक्वल टू d/t, वेयर v इज वेलोसिटी, d इज डिस्टेंस, t इज टाइम। अब कई लोग पूछेंगे यार ये तो एग्जामिनर को पता होगा, वो जब पेपर चेक कर रहा है तो उसको मालूम है v वेलोसिटी है, d टाइम है, d डिस्टेंस है, t टाइम है। लेकिन आप ये लिखते हो तो इससे आपकी पॉइंट भी बढ़ती है, प्लस मॉडरेटर एंड चीफ मॉडरेटर के पॉइंट पे कोई उनको ऑप्शन नहीं मिल पाता कि आपके मार्क्स को कट करे, क्योंकि उनको लगता है यार ये सारे टर्म्स उसने डिफाइन भी किए हैं। एंड अगर एसआई यूनिट दिया है, मतलब यहां पे वेलोसिटी के केस में एसआई यूनिट आता है तो मीटर्स पर सेकेंड, ये आपका ऑप्शनल हो गया। मतलब आपने पहले 2 पॉइंट में आपको 1 मार्क्स मिल जाते, प्लस आपको एडिशनल अपना दिखाना है नॉलेज, तो आप लिखिए, तो लेकिन उसको भी करेक्ट लिखना। अगर ये 3rd पॉइंट गलत हो गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा ऑप्शनल। इन केस अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको आंसर्स लिखने हैं। स्टूडेंट्स बात को समझते रहिए। नेक्स्ट है ब्रीफ आंसर को कैसे लिखना है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम्स में मार्क्स मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज में मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जो थियरी बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि उसमें आप करेक्ट तरीके से लिखते ही नहीं है। आपको लिखना कैसे, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो उसका इंट्रोडक्शन दीजिए या तो उसका डेफिनेशन। अगर कोई टर्म से रिलेटेड पूछ रहा है तो इंट्रोडक्शन दीजिए या तो आप उसका डेफिनेशन। मान लीजिए हिस्ट्री का ही कोई एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हिटलर के मौत के बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 क्यों नहीं इमीडिएट खत्म हुआ। सबको पता है जापान लास्ट तक लड़ रहा था, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 आगे बढ़ा हिटलर के डेथ के बाद भी।
तो उसमें आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे सकते कि वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब चालू हुआ और किन के बीच में हुआ, छोटा सा 2-3 लाइन में आप उनका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद अगर कोई टर्म है तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर आप अपना एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आइए इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। उसके बाद अगर डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम दीजिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड यूजेस। तो ये जो 6 चीज है ये आपको याद रखनी है एंड डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन के हिसाब को आपको इसको वेरी करना है। कहीं पे इंट्रोडक्शन रहेगा तो इंट्रोडक्शन डालिए, कहीं पे डेफिनेशन रहेगा तो विद फॉर्मूला के साथ आप उस चीज को डालिए। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आती है, तो इनको आप समझिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ लिखना चालू करते हो आपको मार्क्स नहीं मिलते, आपको 5 में से 3 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 3.5 मार्क्स ऐसे दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप इन तरीके से करते हो तो आपको 4.5, कभी कभी आपको 5 भी दे दिया जाएगा अगर आप हर एक चीज करेक्ट लिखते जा रहे हो। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम्स के केस में आपको स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखना है, गिवन डेटा, टू फाइंड, फॉर्मूला, सॉल्यूशन, फाइनल आंसर। मैं आपको जब हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक बॉडी है जो 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर की है एंड उसको 2 सेकेंड्स लगा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो कहीं कहीं पे आपको स्पीड भी पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको लिखना है सबसे पहले ऐसा स्टेट वर्ड लिखना है गिवन डेटा, और फिर उसमें आप मेंशन कीजिए डिस्टेंस d इज इक्वल टू 50 मीटर। तो कई लोग सोचेंगे सर हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना d इज इक्वल टू 50 मीटर, लेकिन आप जब डिस्टेंस और ब्रैकेट में ऐसा d डाल देते हो तो एग्जामिनर, मॉडरेटर एंड चीफ मॉडरेटर समझ जाता है कि ये बता रहा है कि d स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लगेगा ये चीज तो उनको पता है, लेकिन इससे आपकी एक इमेज बन जाती है उनके मन में कि लड़का या जो लड़की है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि अपने पेपर में कि 1 मार्क्स भी ना कटे, इसलिए वो हर एक स्टेप लिख रहा है। एंड जब उनके मन में ये इमेज बन गया तो आपको और भी मार्क्स देते हैं। तो डिस्टेंस एंड टाइम आपने मेंशन किया, फिर आपको मेंशन करना है टू फाइंड, क्या करना है, वेलोसिटी v। अब एक बार आपने मेंशन कर दिया कि d डिस्टेंस है, t टाइम है और v वेलोसिटी है, तो आप आगे सीधा टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, v इज इक्वल टू d बाई टी। फिर आपने सॉल्यूशन लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद अगर बहुत ज्यादा फॉर्मूला है प्लूरल फॉर्म में तो फॉर्मूले आपको शब्द डालना पड़ेगा। सॉल्यूशन में v इज इक्वल टू d बाई टी, फिर गिवन डेटा के हिसाब से आप लिख लीजिए। यहां पे मैंने एरो मार्क मारा है क्योंकि ये मेरे को नेक्स्ट लाइन पे लिखना था, लेकिन स्लाइड छोटी थी इसलिए मैंने एरो मार्क के लिख दिया। और फिर आपको फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं और सिस्टमैटिकली ये आंसर है, तो इसको आपको समझना है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो था कि ऐसे या कोई भी चीज जहां पे आपको कंटेंट ज्यादा लिखना होता है, खास करके आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो गए या आपको इंग्लिश या मराठी, हिंदी या जो भी लैंग्वेज के पेपर में ऐसे लिखना है, तो कोई भी टॉपिक को ना आप हमेशा इन पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटी और लॉ, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिकली, एथिकल। सो अब यहां पे लोगों को लगता है कि इसको कैसे, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक ऐसे आ गया, ओल्ड इज गोल्ड, आपको इस तरीके से ऐसे आया, तो अब ओल्ड इज गोल्ड का मीनिंग सबको पता है, लेकिन उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो आप कुछ एग्जांपल बता सकते हो कि पॉलिटिक्स में ओल्ड इज गोल्ड का क्या वैल्यू होता है। आप इकोनॉमिकल केस में क्या होता है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स है जो पहले भी चलते थे और आज भी चल रहे हैं और उनसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप लॉ के टर्म्स में बता सकते हो कि कुछ ऐसे लॉ थे जो पहले भी बहुत अच्छे थे और आज भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनके अलावा नहीं है। आप ज्योग्राफिकली डाल सकते हो कुछ एग्जांपल्स की, कुछ कंट्रीज को बता सकते हो। हिस्टोरिकल आप चीजों को डाल सकते हो, साइंटिफिकली कोई चीज को बता सकते हो कि किसी ने रिसर्च किया था जो आज भी चल रहा है। एथिकल डाल सकते हो, ये कंडीशनल्स है। तो आपको समझ में आएगा कि आपका ऐसे के ऊपर जो टॉपिक है वो ऐसे भी नहीं लगेगा कि आपने एक ही चीज को बहुत खींचा है, जबकि इसको लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन की है। एंड मेक श्योर कि जब कभी भी आपका कोई टॉपिक खत्म हो रहा है, पैराग्राफ खत्म हो रहा है और अगला पैराग्राफ, मान लीजिए आप कोई चीज पॉलिटिकली लिखना चाहते थे लेकिन आपको उसके बाद इकोनॉमिकल के ऊपर भी लिखना है, तो आप सीधा फर्स्ट पैराग्राफ पॉलिटिकल पे एंड ना कीजिए, आप ऐसा लिख सकते हो लास्ट में कि दिस वाज द एग्जांपल फॉर द old is gold in political cases but there are many other cases also, example economical। और फिर सेकंड पैराग्राफ आप इकोनॉमिकल से स्टार्ट कीजिए। तो यहां पे क्या होता है, लिंक आ जाता है कि उनको लगता है कि हाँ फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में एक लिंक आया है। आप डायरेक्ट एंड करेंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ किसी और टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो वहां पे वो लिंक टूटता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप हर एक क्वेश्चन में अगर आप आधा नंबर भी दूसरे से ज्यादा लेके आते हैं, आप पेपर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 10 से 12 मार्क्स दूसरे से ज्यादा रहेंगे,
जो ओवरऑल 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का आपका पेपर रहेगा तो 60 से 50 मार्क्स का फर्क देगा, जो लगभग 10% बन जाता है। तो इस चीज को याद रखिए कि एग्जाम में बहुत ज्यादा याद करके सिर्फ लिख देना मायने नहीं रखता है, ये होता है कि कैसे आप लिखते हो वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई आप प्लीज उनको देख के पढ़ सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। अपने पेरेंट्स है अगर आप, तो अपने जितने भी आपके पहचान में जो बच्चे हैं उनको आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। टीचर है तो डेफिनेटली आपको शेयर करना पड़ेगा। सो प्लीज स्टूडेंट, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूं आपके सारे एग्जाम के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई देने वाला हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।